जी नाज़रीन कराम, मुल्क की सूरत हाल के हालात आप देखते रहते हैं, बदलते ही रहते हैं। लेकिन हम यूँ लगता है जैसे हम एक जगह आके खड़े हो गए हैं। कभी हम मईशत पर नज़र करते हैं कि आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, रोते हैं। कभी दहशतगर्दी की तरफ देखते हैं कि आज वहाँ वाक़या हो गया, कल वहाँ हो गया। कभी हम देखते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है ही नहीं, होना चाहिए था। उसके इलाज तजवीज़ करते हैं, कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ को नहीं आते। अदलिया के मामलात हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिससे बड़ी परेशानी भी होती है। लेकिन ये एक बात तय हुई है, जैसे कि इस बार जो है पार्लियामेंट इस बात पर गौर कर रही है कि अदालती निज़ाम के बारे में भी कुछ करना चाहिए कि जितनी खराबियां पैदा होती हैं वो सिर्फ वहीं से हल हो सकती हैं और उनके हल का तरीका ढूंढना चाहिए। जजों के इंतखाब कैसे हो, उनके जो बहुत सारे फैसलों के बारे में, जिस तरह कुछ तो फैसले हुए हैं ना कि अब तो बेंचों की तश्कील जो कि एक शख्स का हक में नहीं है बल्कि उसके लिए 3 लोगों का एक पैनल बन गया है जो तश्कील करता है, और बहुत सी बातें हैं। तो ये सारी बातें जो हम लोग ज़ेर गौर लाते हैं लेकिन अपने मसलों का हल अभी ढूंढ नहीं सकते, आज उस पर गौर करेंगे। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ प्रोफेसर नईम मसूद साहब बैठे हुए हैं जी, वो ज़ाहिर है कि हमारी रहनुमाई करें, कुछ बात करेंगे जी। मुजाहिद बरेलवी साहब हैं हमारे साथ जी, और इसके साथ 2 कानूनदान कह लीजिए, मैं कानूनदान ही कहूँगा अगरचे उनका दोनों का सियासी जमातों से भी ताल्लुक़ है। अहमद अवैस साहब, साबिक़ एडवोकेट जनरल पंजाब, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है लेकिन वो बेसिकली एक कानूनदान है। इस तरह जहांगीर जदून साहब बेसिकली कानूनदान है, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के रहे हैं लेकिन उनका ताल्लुक़ भी गिना जाता है मुस्लिम लीग नून के साथ। लेकिन देखिए, एक कानूनदान तो कानूनदान होता है, वो किसी मैं आपसे पहले फैसला पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, नक्शा है, क्या नज़र आता है आपको? आप किस चीज को अहमियत देते हैं? ताकि अपने साथियों से वही पूछूं। मुजाहिद बरेलवी साहब को मैं सबसे आखिर में रख रहा हूं इसीलिए। देखिए जी मीर साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब जरा हम सबको कंक्लूड कर लेंगे ना जी। मीर साहब बात ये है कि ये एक चेन रिएक्शन है। आपको सियासत से जमहूरियत तक जाना है और जमहूरियत से इंसाफ तक जाना है, फिर मईशत आपकी तरफ खुद चल के आ जाएगी। अच्छा, जाना किन्होंने है? जाना है सियासतदानों ने, और उन सियासतदानों ने जिनकी जय्यद पार्टियां हैं और वो समझते हैं कि हमें हुक्मरान होना चाहिए, तो फिर उन्हें सबसे पहले अपनी फहमो फरासत का सबूत इस तरह देना चाहिए कि जिस तरह इस वक्त इख्तलाफात हैं, हम रियासत के लिए थोड़ी देर के लिए स्टेट्समैन बन गए। अपनी अपनी पार्टी के मेंबर तो बने ही रहेंगे, अपनी अपनी पार्टी के चेयरपर्सन भी बने रहेंगे, लेकिन सबसे पहले लेट्स बिकम स्टेट्समैन। जब आप ये काम करेंगे, आपने कहा कानूनदान बैठे हैं, आप यूनिवर्सिटियों में चले जाएं, आप किसी अदारे में चले जाएं, हर चीज़ का हल मशावरत है, और हर चीज़ मशावरत तब होती है जब आप फर्दन फर्दन सबकी राय को, मकालमे को कंसीडर करते हैं विच इज़ कॉल्ड जमहूरियत। जमहूरियत ये नहीं है कि आपने हर अच्छी काम छोड़ देने हैं और बुरे काम करने हैं या इसमें तब्दीली नहीं लानी। जमहूरियत ये कहती है कि आपका आइन जो है वो एक जिंदा दस्तावेज है। जब वो जिंदा दस्तावेज है तो वो सांस भी लेता है, वो चलता भी है, उसमें तब्दीली भी आ सकती है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे, अब आई बात, अब इंसाफ ही नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? इंसाफ के लिए फिर पहले सियासत है, फिर जमहूरियत है, और फिर आगे इंसाफ है, फिर मईशत है, जो मैं चेन रिएक्शन मैंने तराशा है। अब आप जजेस की उस तरह बार और बेंच दोनों को सेटिस्फाई करना है। अगर बार और बेंच सेटिस्फाई नहीं होंगे, और अगर जिस तरह बड़ी तब्दीली आई काजी फायज ईसा के दौर में कि अदलिया में भी आमरीत आ गई थी, मैंने जमहूरियत का लफ्ज़ साथ साथ रखा है अदारों पे भी। अब काजी फायज ईसा कहते हैं कि मैं अकेले फैसले नहीं करूंगा, एक बंदे, 2 बंदे, या जिस तरह कमेटीज बनती हैं, थोड़ा सा ये किबला दुरुस्त हुआ है। अब अगर हम सारे अपना थोड़ा थोड़ा किबला दुरुस्त करें, और जिस तरह कल मुश्तरका पार्लियामेंट में सदर पाकिस्तान ने भी कहा परसों कि आपको एक एक कदम पीछे हटना होगा। अब उनकी बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, वो आपको अच्छे लगे या बुरे लगे, वो सदर ममलकत हैं, उनकी बात पे गौर कीजिएगा। हम एक एक स्टेप जब पीछे जाएंगे तो हमें सोचने का मौका मिलेगा, और हम मईशत का, जमहूरियत का, इंसाफ का सोच पाएंगे। अगर हमने सोचना ही नहीं है, सिर्फ लड़ना है, अफहामो तफहीम से दूर भागना है, तो ये ना तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और ना ये स्टेट्समैन। ठीक बात जी। अवैध साहब, अब मैं आपकी तरफ आता हूं। सारी गुफ्तगू सुनी, इन्होंने कानून की बात भी की, अदलिया की बात भी की, और इस बात का भी तज़किरा किया कि हमें सबको एक एक कदम पीछे हटना है। हवाला तो आसफ जरदारी का दिया, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि हमें अफाम व तफहीम की तरफ जाना चाहिए। आपको क्या नजर आता है इस सारी सूरत हाल में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े गंभीर किस्म के हमारे हालात हैं और इनको समझने के लिए भी और इनसे नजर आजमा होना है तो हमें बहुत हिकमत अमली जो है एक ऐसी बनानी होगी कि एक्सेप्टेबल टू ऑल हो। पहली बात तो ये, उसके लिए इंतहाई जरूरी है कि एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्टेबल था और है। जब पार्लियामेंट में पास हुआ था तो सबके ऑपोजिशन थे या ट्रेजरी ग्रुप था, सबकी कंसेंसस के साथ ये इसके सिग्नेचर मौजूद हैं और ये आइन बनाया गया था। और उसके बाद अमेंडमेंट तो आती रहती है कॉन्स्टिट्यूशन वक्त के लिहाज से, उसमें आती नहीं। अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। पहली बात यह है कि वी हैव टू स्टिक टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है सब ने एग्री करना है और हकीकतन तो जब भी ये प्राइम मिनिस्टर की शक्ल हो या वो कैबिनेट मेंबर की शक्ल हो या पार्लियामेंट के मेंबर की शक्ल हो या चीफ जस्टिस की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की और सुपीरियर जुडिशरी की, ये तमाम अंडर ओथ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। और तमाम के ओथ के अंदर एक सेंटेंस कॉमन है, वो ये है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक। अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट और डिफेंड कैसे करेंगे अगर फंडामेंटल राइट्स का ख्याल नहीं करेंगे। अगर फंडामेंटल राइट्स जो है कॉमन मैन, देखिए ना, देखिए हम एक तरफ से हम आपस में स्टेक होल्डर बन गए हैं। प्रॉब्लम ये है हम स्टेक होल्डर बन गए हैं, पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स आपस में, हम वी आर स्टेक होल्डर्स। हम और एक उनसे बड़ा स्टेक होल्डर आ गया जो हम में से नहीं है, उसका कोई रोल का ही जो यूं कह लीजिए कि वो जो है एक जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, ये एक लिम ऑफ द गवर्नमेंट है। ऑफ द गवर्नमेंट स्टेक होल्डर बन के जब आ जाएंगे और वो आपको डिक्टेट करेंगे और साथ ही साथ दूसरा तरफ ये होगा कि अवाम को बिल्कुल आपने अलग छोड़ दिया। उनकी मैंडेट का उनकी राय क्या है, उनकी ख्वाहिशात क्या है, उनके मामला सीधे कैसे होने, वी डोंट केयर अबाउट। हम आपस में बंदोबस्त करते हो। ये सारी बातों को जब तक हम आता नहीं करेंगे और एक सी टेबल बैठेंगे इस नीयत से कि हमने कुछ करके उठना है यहाँ से, देखिए मईशत भी कम जाएगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी फर्क आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। बुनियादी बात आपने कर दी कि हमें आइन पर कारबंद रहना पड़ेगा, तब भी हम आगे बढ़ सकेंगे, मईशत को बेहतर कर सकेंगे, सियासी इस्तेहकाम भी पैदा कर सकेंगे और टेररिज्म को भी खत्म कर सकेंगे। हम ये भी कह लेते हैं। ये नाज़रीन कराम, देखा आपने, सबने दिल खोल के रख दिए। एक बात पे सबका इत्तफाक है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। और आखिर में मुजाहिद बरेलवी साहब ने यह भी बता दिया कि हमने क्या हाल कर रखा है अपने कानून का और आइन का, किस तरह मजाक उड़ाते हैं। मिसालें उन्होंने दे दी, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। पार्टीजन बनने की भी ज़रूरत नहीं है। एक पार्टी की बात नहीं, उन्होंने भी 2-3 पार्टियों का जिक्र कर दिया। हमारे मुल्क में हो क्या रहा है? असल खराबी यही है कि ना हम कानून पे अमल करते हैं, ना आइन पे अमल करते हैं, ना किसी असूल पर चलने के कायल हैं, ना हम किसी ऐसी बात को, एक ऐसे तरीक़ाकार को अपनाना चाहते हैं जो हमें कहीं समत पे लेके जाए। तो प्रसव क्या फिर आप सजेस्ट करते हैं? फिर ये ठीक कहा गालबन अवैध साहब ने कहा था शायद कि बिल बैठे तो कुछ शायद रास्ता निकल सके। जी, ये सभी ने बात की। हाँ। और मैंने भी ये अर्ज की कि जब तक मकालमा नहीं करेंगे, देखिए मुजाहिद बरेलवी साहब ने और बाकी दोस्तों ने जो बातें की, आइन तो देखते नहीं है ना जी। हम वही अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी। 10th ए को पकड़ लीजिए। 10th ए आप ये जो 18वीं तरमीम के बाद है वो कहती है फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस। अभी आपने भी बात की कि हमारे वकला बरादरी, हमारी वो जो कानून नाफज करने वाली एजेंसियां हैं या लोग हैं, वो मेहनत नहीं करते। अब हम इस बात को बढ़ा तो सकते हैं, बात का बतंगड़ भी बना सकते हैं कि फ़लाँ जगह FIR दर्ज नहीं हो रही, फ़लाँ जगह नहीं हो रही। जहाँ दर्ज हो रही, चले इक्का दुक्का जो मामला होता है जो हमने सियासतदानों पे डालना है, लेकिन कुछ चीज़ तो हमें अदारों पे भी डालनी है ना। क्या हर चीज़ सियासतदानों पे एक चीज़ डालनी काफ़ी है कि वो आज तक मोर देन 75 ईयर्स में अपनी पार्टियों को इंस्टीट्यूशन नहीं बना सके? इससे बड़ा तो खैर जुर्म है ही नहीं जमहूरियत की ज़बान में और जमहूरियत के मैदान में। जहाँ तक ये बाकी अदारे हैं,
अदलिया से लेके, अभी आपने इस पे वक्फा लिया ये बात करके कि जो निचली अदालतें हैं, जो सिविल जज है, जो मैजिस्ट्रेट है, भाई उनके भी तो काम है, जिन्होंने जो तफ्तीशी है या जो SHO है उनके भी तो काम है। क्या सारे काम मरियम, नवाज शरीफ, इमरान खान इन्होंने नहीं करने हैं? सारे काम काजी फायद ईसा ने नहीं करने हैं? सारी जिम्मेदारियां आप उन पे नहीं डाल सकते। आपको बुनियादी तौर पे हर चीज को करना है अगर आपने मुल्क को आगे ले जाना है। बुनियादें ठीक करनी है पहले तो। आप पहले तो बुनियादें ठीक करें। फंडामेंटल राइट्स की आपने बात की कि उधर से आइन बनता है, उधर से फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया जाता है, लेकिन अब तो है ना जी, अब इसको फोकस किसने करना है? जिसने नहीं करना उसका जमहूरियत, सियासत, हुकूमत से कोर्ट की काश्त का ताल्लुक है। जिसने करना है वो हारा है या जीता है, वो हमारा हीरो है। जी अवैध साहब, ये क्या अब आप ये सारी सूरत आपके सामने है और इन्होंने रास्ता भी कुछ दिखाया है कि जब हम फंडामेंटल राइट्स पे काम नहीं करेंगे, नीचे से ही बात ठीक नहीं चलेगी, तो ऊपर जाके क्या बनेगी? ना इमरान ने ठीक करना है, ना मरीम नवाज ने ठीक करना है, ना काजी फायद ईसा ने ठीक करना है। हमारा तो पूरा सिस्टम ही खराब हुआ पड़ा है, रॉटन रॉटन। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये बाइलैटरल एक्ट है। जैसे कहते हैं ना कि पौधा जो है वो जमीन से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। ठीक है, उसका टिकलिंग डाउन इफेक्ट जो है, ऊपर का एक आदमी अगर सीधा और सही बैठा हो, सिंसियर हो, कमिटेड हो, तो मजाल नहीं है कि नीचे। मैं उसकी मिसाल आपको दे देता हूँ। आप वो पढ़िए उसको किताब जो है ये फ्रीडम एट मिडनाइट, उसके अंदर उसने वो सारी डिटेल दी है कि जब अंग्रेज DC होता था तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरिया में हॉर्स बैक के ऊपर गर्मी की शिद्दत के अंदर वो घोड़े के ऊपर बैठ के अपने पूरे इलाके को फिरा करता था, और उसको एक एक गांव का, एक पहली का, एक जगह का पता होता था, और वो पटवार की जुबान भी सीखता था, अंग्रेज होता था। तो मजाल नहीं था कि वहां पटवारी भी कोई जो है वो हेराफेरी करे उस जमाने में। ये कानून की बालादस्ती का एक निजाम था। अब वो निजाम क्यों खत्म हो गया? इसलिए कि आपने, अंग्रेज ने अदारे बनाए तो अदारों में इज्जत और रिस्पेक्ट पैदा की और ताकत दी उनको। जब अदारे के अंदर ताकत आएगी तो इंडिविजुअल कमजोर पड़ जाएगा, जब इंडिविजुअल ताकतवर हो जाएगा तो अदारा कमजोर पड़ जाएगा। ठीक ठीक। उस जमाने में अदारा जो था वो ताकतवर था, इंडिविजुअल कमजोर था। और इसकी एक छोटी सी जल्दी में मिसाल देता हूं आपको। 1945 में जब अंग्रेज जंग जीत गए और इंडिया और इंडियन लिबरेशन आर्मी के तमाम ऑफिसर जो हैं वो बर्मा में गिरफ्तार हो गए। उनका ट्रायल हुआ था दिल्ली में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, बहुत सारे लोग ऑफिसर जो थे। वो ट्रायल में पहले दिन जब पहली डे ऑफ हेयरिंग थी और उसमें वो जो उनका सर्विंग फील्ड मार्शल उसको प्रिजाइड कर रहा था, उस कोर्ट को, कोर्ट मार्शल जब होना था, और जज एडवोकेट जनरल ने आके अदालत को बताया कि जनाब दिल्ली के सिविल जज 4 क्लास ने स्टे कर दिया आपके खिलाफ। अब दर्जा सोम तक है सिविल जज, उस जमाने में इससे भी नीचे था, दर्जा चहारम तक था। उन्होंने प्रोसीडिंग रोक दी और वाइस राय से राय पूछी, उसने भी राय नहीं दी। उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से एडवाइस मांगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एडवाइस ये दी कि सिविल जज इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, हिज ऑर्डर शुड बी रिस्पेक्टेड एंड ओबेड, एडजर्न हियरिंग अंटिल देन। तो जनाब उसके बाद ना उस सिविल जज की ACR खराब हुई, ना किसी ने उसकी फैमिली को उठा के काला पानी फेंक दिया। मैं मिसाल दे रहा हूं कि आपको ऐसे। तो अब क्या होता है, अब रात के 12 बजे 1 बजे तक जेल के अंदर बैठा हुआ सिविल ट्रायल कोर्ट का जज जो है वो कहता जी मेरी मजबूरी है, मैंने इसी वक्त ट्रायल करना है, मुकम्मल नहीं करके जाना। अब वो उसको किसने भेजा उसको? ठीक बात, किसने ये पाबंदी लगाई उसके ऊपर? क्योंकि ड्यूटी रोस्टर में तो ये नहीं लिखा हुआ। ठीक बात नहीं लिखा हुआ। ये आपकी बात बिल्कुल, आपने अच्छी बहुत उम्दा मिसाल दी है और बहुत बात क्लियर होकर सामने आ गई है। जी जदून साहब, अब आप इस पे क्या कहेंगे? बात तो उन्होंने ठीक ही है, बिल्कुल कानून के बिल्कुल मुताबिक की है कि अंग्रेज के जमाने में तो अगर सिविल जज फैसला देता था तो बड़ी से बड़ी कोई अगर फौजी अदालत भी होती थी तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती थी कि ये ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा है। आज हम क्या कर रहे हैं?
नहीं, वहां पे तो देखो अब भी निजाम वही चल रहा है, वहां पे इदारों के अंदर इंटरफेरेंस नहीं है। जो हमने पहले बातें की ना उसको अब रिपीट करना मतलब मुनासिब नहीं लगता। मुनासिब नहीं बंदूक ठीक है। उसमें यही चीजें हैं ना। अब देखें, अब आप ये एक सिविल जज की बात करते हैं तो आज की देखें जजमेंट दी है पेशावर हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा जी आप जो चाहे जिस तरह भी इलेक्ट हो गए हैं बंदे, तो उनसे आप हलफ क्यों नहीं ले रहे? तो वो अब देखें वहां पे सेनेट का इलेक्शन जो है आप एक सूबे का नहीं हुआ, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, सेंटर इलेक्ट नहीं हुए, इलेक्शन को सस्पेंड कर दिया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन आप मुझे बता दें किसकी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है एज पर लॉ एंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। हर इदारा अपनी मर्जी से अपनी मंशा से काम कर रहा है। कोई कानून या आइन का जो है वो कोई परसेंटेज का ही पता नहीं है कि कितने परसेंट वो काम करते हैं उस पर या नहीं करते। ये तो हर जितना भी कोई शख्स इस मुल्क के अंदर किसी इक़्तिदार में बैठा हुआ है वो अपनी ईगो और अपनी मंशा के मुताबिक काम करता है। उस मंशा के आगे अगर ला आ जाता है तो ला पे अमल कर लेता है, अगर वो मंशा को ला को एक्सेप्ट नहीं करती तो ला को नहीं फॉलो करता, ला पे अमल नहीं करता। वो अपनी हठधर्मी, वो अपनी मर्जी, वो अपनी चाहे किसी पार्टी का हेड है या जो भी है वो उसके मुताबिक चला रहा है। वो आइन और कानून को मनोआन नहीं तस्लीम करता। अगर मनोआन तस्लीम करे तो फिर रूल ऑफ लॉ हो, चाहे वो जितना बड़ा ताकतवर आदमी हो। वो कहते तो है जबान से, ठीक बात, कहते तो हर पार्टी के बंदा सबसे पहले तरीक इंसाफ है। अगर मैं वो कैसे क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि वो उन्होंने अपनी तहरीक जो रखी वो इंसाफ के नाम पे रखी। तो केपी में अभी उनके थर्ड टर्म गवर्नमेंट आ रही है, तो वहां पे लोकल गवर्नमेंट का क्या असर हुआ है आप मुझे बताएं, क्यों मैं वहां पे रहने वाला हूँ। चले चले ठीक ठीक बात, मतलब ठीक बात। कोई अमल नहीं है ना जबानी तौर पे, तो अमल करना चाहिए, ठीक बात। अब आप देखें, मैं एक मिनट, अब एक रोटी के लिए वजीर आला या उसको विजिट करना तो दूर पे, आप देखें एक मुल्क के लिए इससे बड़ी शर्मनाक आप मतलब क्या लफ्ज इस्तेमाल करें कि आपका सिस्टम इतना कोलैप्स कर चुका है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अगर एक रोटी की कीमत जो है वो कम करने के लिए कोशिश कर रहा है, वो कम नहीं हो रही या हो रही है, तो अब आगे इस मुल्क के अंदर मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या कर रहे हैं हम। हमारे पास हर तरह के वसाइल है, हम एक एटमी कुव्वत है, लेकिन आप एक रोटी जो है वो 4 रुपए या 5 रुपए सस्ती करने के लिए पूरा मुल्क लगा हुआ है, उस पर अमल नहीं करता। नान भाइयों ने सबने स्ट्राइक कर दी, फिर नेगोशिएशन हो रही है। तो इस मुल्क का तो एक सत्यानाश किया हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही। इसका इलाज ढूंढा था जी जब रजा शाह पहले, ये पहले हमारे जमाने के शहनशाह नहीं, उससे पहले जो असल आए थे उन्होंने रोटी की कीमत कम की। मानानी नान भाइयों ने वो घोड़े पे सवार होकर शाही लिबास पे पहनकर बाजार में गए। वहां वाकया ईरान में सुना मैंने, तारीख में मैंने पढ़ा नहीं कहीं। उन्होंने गए और उन्होंने जो पहला आदमी मिला रोटी जो महंगी बेच रहा था उसको पकड़ के तनूर में कहा कि इसको डाल दो, और 5 मिनट के अंदर पूरे शहर में रोटी सही कीमत में बिकने लगी। आज तक ईरान में बड़ी रोटी आजकल ईरान में रोटी जो बिल्कुल सही कीमत पर और सही साइज पर बिकती है। मुजाहिद वली साहब क्या कहेंगे आप? लेकिन मैं तो फिर वही कहूंगा वाकयाती बात मेरे ख्याल इन तीनों बातों को सरफे नजर किया गया कि पंजाब नहीं आपकी बातों को बहुत गौर से सुना गया। नहीं, उसको तो किया गया कि क्या उनको क्या हर्ज था कि उस पुलिस वाले को सजा दे दी कि उसकी औरत मार हो रही है। हमारे घर में गुजरे ना, तो फिर मैं इसी दानिशवराना गुफ्तगू नहीं करूंगा मीर साहब, ये कहना आसान है। तो यही तो प्रॉब्लम है कि हम आम आदमी की आवाजें आती हैं फिर गायब हो जाती हैं। वज़ीर आला 48 घंटे हो गए इस वाक़े को, कोई नोटिस लिया गया? तो इसके उल्टा केस दूसरों पे डाल दिया। एक वाक़या अभी मैं इत्तेफाक से इस्लामाबाद गया था और मैं आया हूँ काये में, मैं आया जनाब, वो मुझे अचानक रात को कह दिया फ्लाइट मनसूख। होटल में ठहरा, बस में मैं रात के दर्जे में बैठा। मीर साहब आपसे तो खैर मैं, आप मुझसे 2-3 साल बड़े छोटे हैं। 24 घंटे में ये आया, मुझे रास्ते में हैदराबाद से लेकर सोरागोट तक 4 जगह, और एक जगह मुझे उतारा रेंजर ने, तलाशी ली बैग की जी, क्या निकला? कुछ नहीं। और कुछ वाले और क्या हुआ है कराची में, पंजगूर से लॉकेट लॉन्चर लेके आए हैं, धमाका करा है, मारा है इन लोगों ने। जितने भी वाकयात हुए, किधर है सिक्योरिटी? यानी मेरे लिए तो अगर आप लाइट तोड़ के निकल जाएंगे, अगर जिन सिग्नल तोड़ेंगे तो आपको घर से नहीं पकड़ लेंगे मीर साहब। तो आप क्या, हम लोग एक एकेडमिक गुफ्तगू में बोल रहे हैं। मैं तो वाकयात की बात कर रहा हूँ, अपना बात कह रहा हूँ कि मुझे 4 जगह रोका गया है रेंजर ने। उनका तलाशी का कोई हक नहीं है, मेरा बैग खुलवाया गया ना उसमें, वो उससे चेक नहीं कर सकते थे। वो जो उनके पास वो एक था आला, लेकिन मेरी बेइज्जती की गई। ठीक बात है, की बातें करूं मैं, और ये जो मैंने कहा पंजगूर के लोग आए, वहां से चलते हुए रॉकेट लॉन्चर मार मूर के चले गए, कोई पकड़ने वाला नहीं। और क्योंकि पुलिस वाले SHO वो बने हुए जिसे कहते हैं जहन्नुम, वहां से उठाकर लोगों को मारा जा रहा है। इनकी तवज्जो तो उसमें
तो जब ये हाल होगा और ये वाकई ऑन रिकॉर्ड है, क्या नहीं पता मुझे? नहीं, आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त भी हैं, सच भी हैं, इसमें कोई नहीं है। कानून में ये हुआ, आइन में लिखा है, मैं तो वाकयाती बता रहा हूँ, रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मुझे इसका आपके जरिए तक जाए बात। ठीक बात है जी। नाज़रीन, हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम कोशिश करेंगे कि बहस को कंक्लूड करें। कंक्लूड क्या कर पाएंगे, बहस को, गुफ्तगू को, इसके मुख्तलिफ निकात को आप तक पहुंचाएं, यही समझ लीजिए कि एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, बहुत कम वक्त है, हम कंक्लूड जी, बेस लाइन क्या बनती सारी गुफ्तगू को? देखिए हम मीर साहब एकेडमिक नहीं प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये होता है कि अगर कोई कानून के साथ खड़ा होता है, कभी सहाफ़ी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, कभी दूसरी पार्टी जो अपोजिशन में होती है वो अगेंस्ट हो जाती है। अवाम को भी सोचना पड़ेगा, अगर आप एकेडमिक से बाहर निकलना चाहते हैं तो आम आदमी से लेके अशराफिया तक सबको जो अच्छी बात है वो अपोजिशन करे या हुकूमत करे, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हम खड़े नहीं होते, हम आमरों से डरते हैं, और आमरीत के दौर में पाकिस्तान का ज्यादा बुरा हाल हुआ है। सियासतदानों को बिला वजह रगेदना मेरा ख्याल है इतना सही नहीं है। अवाम और सियासतदान एक है। ठीक जी। अवैध साहब क्या कहेंगे? बॉटम लाइन में कह रहा हूँ, बिल्कुल बहुत कम वक्त है मेरे पास। देखिए, मैं बॉटम लाइन सिर्फ इतनी बात ही आपसे कहूंगा कि ये हाई टाइम है कि हम स्वयं आइन के अपने अदारे अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। ठीक बात। सिक्योरिटी का काम जो संभाल रही है वो मुल्क की सिर्फ सिक्योरिटी संभाले। अपना सिक्योरिटी संभली हुई है ना सियासत संभली हुई है, दोनों खराब हो गई हैं। ठीक। इसी तरह से और कानून जो कानून के शिकंजे में आ जाए उसको माफ ना किया जाए। ठीक बात। तब खौफ पैदा होगा हमारे अंदर। ठीक बात। ठीक जी। और आप सारी वेस्टर्न सोसाइटी जाके देख लीजिए, यूरोप को और अमेरिका को, कानून का खौफ है जो उनको गलत काम करने से रोकता है। ठीक है, कानून का खौफ है जो रोकता है ये गलत काम करने से। जदून साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इनकी बातों से एग्री करता हूं, और जो मुजाहिद बरेलवी साहब ने बातें की हैं ये हमारी डेली हैपनिंग है। उनके साथ भी जो वाकया है वो भी हम कंडेम करते हैं। इस तरह नहीं है, एक मज़हब जो भी सिटीजन है तो उसके साथ ऐसी सिचुएशन इसीलिए कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी इदारा जो है वो कानून और आइन के मुताबिक अमल नहीं कर रहा। अगर कानून और आइन के मुताबिक इदारे अमल करें तो फिर ये हमारी डेली जो भी वाकयात होते हैं, अगर वाकया हो भी जाता है तो उसके लिए जो कानूनी राय है या कानूनी तरीकाकार है उसको फौरन फॉलो करके उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन इस तरह पाकिस्तान के अंदर ये काम नहीं हो रहा। जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो है कानून चल रहा है। जी मुजाहिद बरेलवी साहब। मैं फिजावा मीर साहब नहीं करना चाहता, इसलिए कि नशिस्तन गुफ्तन वाला मामला हो गया है। वो इतने ताकतवर हैं, एक्स को बंद कर दें, सोशल मीडिया को बंद कर दें। अब ये होगा वो यानी आप तमाम ये बंद भी कर दें ना, ये अब तो सोशल मीडिया खबर बना रहा है ना, मेरी आपकी तो खबर ही नहीं बन रही। ठीक बात। हमें तो फोन आ जाएगा, हम नहीं बोलेंगे। सच बोलने की हिम्मत नहीं है, झूठ बोलना मैं अभी पढ़ रहा था, अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं वो नहीं कर सकते, झूठ बोलूंगा नहीं, सच बोलने की हिम्मत नहीं है। ठीक बात। ये पढ़ा था फैज साहब की किताब में। ठीक बात है। कहा कि हमने क्योंकि कभी सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई, और यही कहा कहता है कि दार पे नहीं चढ़ सको लेकिन झूठ मत बोलो। ठीक बात है। अगर दार पे चढ़ने की जरूरत नहीं है तो झूठ मत बोलो। नाज़रीन कराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, खुलासा यही है, मसाइल सबके सामने हैं, मिसालें भी आपको दी गई और बताया गया क्या कानूनी सूरत क्या है, आइन पे अमल हम क्यों नहीं कर पाते, करना चाहिए, कैसे मुल्क बेहतर हो सकता है, ये सारी बातें अर्ज की हैं आपकी सूरत हाल में। इसी के साथ हम एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद एक अलग मौजू पर आपसे गुफ्तगू होगी। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा नाज़रीन कराम, एक अहम वाक़या ऐसा हुआ है जिस पे हमें नज़र रखनी चाहिए। इसलिए रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो सियासत है, जो रवायती सियासत है, उससे लोग तंग भी आ चुके हैं और नया ऑप्शन भी नज़र नहीं आता। एक ज़माना था कि लोग थर्ड ऑप्शन के तौर पर जमात इस्लामी की तरफ देखा करते थे, लेकिन फिर एक सियासत का अपने जो रंग ढंग है पाकिस्तान में, और जिस तरह इंटरेस्ट ग्रुप के साथ सियासत आगे बढ़ती है, और जिस तरह कोई इलेक्टेबल आके इस सियासत पर काबज़ हो जाते हैं, जो कुछ कह लीजिए, जो भी मजाज था, वो ये सवाल जो था पीछे चला गया। अभी अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि सब लोग यही कहते हैं कि जमात इस्लामी वाहिद जमात है जहाँ इलेक्शन होते हैं उनके अपने अंदाज के मुताबिक। कोई 45,000 के करीब लोग जो हैं इस बार उन्होंने हिस्सा लिया है, और उन्होंने अपने सिटिंग अमीर को, सिराजुल हक साहब को, उनकी जगह हाफिज नईमुर रहमान साहब को, जो कि कराची के अमीर थे, उनको नाज़िम अपना अमीर मुंतखब कर दिया है।
उन्होंने यहाँ हल्फ उठाया लाहौर में, मंसूरा में। हल्फ उठाने के साथ बहुत सी बातें भी की हैं। वसन सी पैक के बारे में कहा कि हम बताना पड़ेगा कि इसको क्यों वाइंड अप किया। वसन उन्होंने कहा कि एक तरह का एंटी एस्टेब्लिशमेंट का स्टांस दिया और यही तासुर दिया कि हम हिज़्ब इख्तलाफ के तौर पर मैदान में आएंगे, और साफ लफ्ज़ों में कहा कि अवाम को जो हकूक़ नहीं मिले वो उनसे छीन के हम ले लेंगे लोग। तो ये सारी बातें जो बड़े इत्दाल के साथ और बड़े महज़ब अंदाज में, लेकिन बड़े बोल्ड अंदाज में उन्होंने की है। तो क्या सियासत उनकी अमारत में कोई नया रुख इख्तियार कर सकती है? यह क्या जमात इस्लामी ने तय कर दिया है कि अब उसे सिर्फ यही नहीं है कि असूली बात करनी है, बल्कि एक ऐसी सियासत भी करनी है जो मुल्क का मुकद्दर बदल सके? मुझे नहीं पता क्या सूरत हाल है। मेरे साथ डॉक्टर फरीद अहमद प्राचा साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से ऐसे ही है जैसा कि कहते हैं ना चोरी दामन का साथ। जब से हम यूनिवर्सिटी के बाद उनको तुलबा सियासत से निकल कर जमात इस्लामी में आते देखा है, उसके साथ उसकी टॉप लीडरशिप में वो शामिल भी रहे हैं और अब भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इस जो अभी हल्फ उठाया है, उसके बाद छठे अमीर ने हल्फ उठाया है बड़े, उसके बाद क्या तवक्को करते हैं वो जमात इस्लामी के साथ और नए अमीर के साथ? अस्सलाम वालेकुम प्राचा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सवाल तो मैंने बता दिया जी, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो किया जाए, लेकिन लोगों की आसानी के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नए अमीर के आने के बाद, जैसे कि वहां बात की गई कि फलां अमीर आया तो लगा कि जोर फलां चीज पर आई या फलां चीज पर, आपको क्या लग रहा है जमात इस्लामी के कारकुन क्या चाहते हैं और नया अमीर से क्या तवक्कुआते हैं और वो कितने पूरी कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत आपका शुक्रिया, और आपने बिल्कुल बजा कहा कि ये सिर्फ जमात इस्लामी है जिसमें इंतखाब होते हैं, बाकी तो सिलेक्शन होती है, खानदानी फहरिस्तें दे दी जाती हैं, साहिबजादगान का बता दिया जाता है, फिर उसके मुताबिक वही इंतखाबात होते हैं। और कभी भी यूं नहीं हुआ कि किसी भी पार्टी में खानदान से बाहर या साहिबजादगान से बाहर या फर्द वाहिद से बाहर कोई क़यादत जो है वो निकली हो। तो ये जमात इस्लामी है जिसमें ये बात भी हो जाती है, इसमें ना इलाकाइयत आती है, ना इसमें कोई खूनी रिश्ते आते हैं, इसमें बस ईमान का रिश्ता है और लोग उसके मुताबिक अपनी राय का इजहार करते हैं। एक तब्दीली है बड़ी, यानी जमात हाफिज नईमुर रहमान साहब के इंतखाब के साथ, कि एक तो यह है कि जमात इस्लामी की सियासत उसके अरकान और उनके कारकुनान के जरिए से आगे बढ़े, या फिर यह कि जो अवामुन नास हैं, जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, जो आम वोटर है, और इसी तरह से जो यूथ है उसके जरिए से जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स आगे बढ़े। हाफिज नईमुर रहमान ने ये दूसरा मॉडल जो है वो कराची में किया, बनो काबिल के जरिए से, फिर कराची के मसाइल के हवाले से उन्होंने एक बड़ी मोबिलाइजेशन पैदा की, और ये मोबिलाइजेशन जो है वर्कर से बाहर निकल के थी। और अब यही तवक्को की जा सकती है कि जमात इस्लामी के नए अमीर जमात इस्लामी को बाहर ले जाएंगे, और वो तबका कि जो पहले जमात इस्लामी से या तो दूर था या अलर्जिक था या जमात इस्लामी के बारे में उसके पास सवालात थे, तो उसके को भी बड़ी उम्मीद उसका पैगाम है उसके लिए। और खास तौर पर हमारा नौजवान जो मायूस हो रहा है हालात से, मुल्क से बाहर जाने के लिए पर तोल रहा है, उसको कुछ उम्मीद, कोई दिलासा, कोई तसल्ली, कोई ये हो कि वो ये समझे कि नहीं, हालात इतने भी मायूस कुन नहीं है, मुल्क के अंदर ही हमारे मसाइल का हल है, और हमारे मसाइल का हल जानदार क़यादत और एक बेहतरीन नजरियाती असास के साथ वापस। ठीक बात है जी। मैंने हाफिज नईमुर रहमान को कराची में इतना ही देखा है, यानी कि 72 में उनकी पैदाइश है, 73 में मैं कराची पहुंच गया था, और मैंने उनको मुनव्वर हसन के बहुत करीब और दूसरे लोगों के साथ बहुत काम करते भी देखा है। बहुत डायनेमिक आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, और उनकी सियासत का भी एक अंदाज है। कुछ लोग कहते हैं कराची में तो उन्होंने काम कर लिया, अब वफाक में या मरकज में आकर मैं साफ लफ्ज़ में कहता हूं, वो कहते हैं मंसूरा की ब्यूरोक्रेसी उनको चलने देगी। कोई मंसूरा ब्यूरोक्रेसी नहीं है, एक ऐसी, यानी ये सोशल मीडिया की कुछ इस्तिलाहें होती हैं जो ऐसी चलती रहती हैं, किसी ने कोई पूछने की कोशिश नहीं की होती कि ये कहाँ है ब्यूरोक्रेसी। जमात इस्लामी तो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ है, हम तो हर किस्म की इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी, कुछ जमात इस्लामी के अंदर रजाकाराना काम करने वाले लोग हैं, दिन रात काम करते हैं, तो कहाँ ब्यूरोक्रेसी आ सकती है यहाँ पे।
तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री हैंड है उनके लिए, बहुत अच्छा है। उन्हें जो है वो पूरा पाकिस्तान उनके सामने है, उसमें खैबर भी है, उसमें बलूचिस्तान भी है, पंजाब भी है, सिंध भी है। और ये एक ऐसा यानी है कि अगर इस बात को लोग समझने लगे कि जी पहले तो सारी चीजें नाकाम हो गई हैं ना, पुराने खानदानी निजाम भी और नए तजर्बात भी, तो एक ठोस तंजीमी बुनियाद पर और एक नजरियाती बुनियाद पर अवामी मसाइल और अवाम के नाम पर उठने वाली जमात जो दयानतदार लोगों पर मुश्तमिल है, हालात को वही बदलेगी। ये मामला अगर लोगों की समझ में आ गया तो इंशाअल्लाह ताला मसाइल की आग में जलने वाले और महंगाई पर सदाए एहतजाज बुलंद करने वाले इंशाअल्लाह ताला ये समझेंगे कि हाफिज नईमुर रहमान और जमात इस्लामी ही निजात दहिंदा है। अच्छा, मैंने अर्ज किया ना, उन्होंने सी पैक के हवाले से ही बात की, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ही बात की, अपने अपोजिशन के रोल के हवाले से बात की, तो जमात इस्लामी एक टारगेटेड काम तो कर रही है सियासी तौर पर। वो कहना चाहती है कि अगर जो एस्टेब्लिशमेंट है या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, सी पैक का मतलब है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होना, और ये भी वो कह रही है कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए अगर अपोजिशन में बैठना पड़े तो वो उसको एक्टिवली काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या नक्शा होगा? आप तो पुराना पूरा माजी जानते हैं, आपने साथ काम किया और क़यादत के तौर पर काम किया है, आपको क्या लगता है कुछ थोड़ी बहुत ही एंगल में तब्दीली, जाविये में तब्दीली आएगी, या वैसे ही जमात इस्लामी ट्रेडिशनल जमात के तौर पर चलती रहेगी? देखिए ना जी, अगर तो इस्टेब्लिशमेंट का नाम अफवाज पाकिस्तान है तो वो हमारे दिलों में बसते हैं, और अफवाज पाकिस्तान उनके नौजवान कुर्बानियां देने वाले, उनको कौम उनकी अजमतों को सलाम करती है। अगर उससे मुराद यानी सियासी एजेंडा है तो वो खुद फौज के लिए भी नुकसानदेह है और कौम के लिए भी। तो हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी इस मामले को लेके आगे चलेगी कि इदारा जाती इस्तेकाम होना चाहिए और हर इदारे को अपनी अपनी आईनी हदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए। बाकी जहां तक ताल्लुक है, इतने मसाइल हैं, यानी जिस मुल्क में सारा साल दरिया बहते हों और जिस मुल्क में हवाएं बेरोक टोक चलती हों और धूप सारा साल चमकती हो, वहां ना हम विंड एनर्जी बना रहे हैं, ना हाइड्रो बना रहे हैं, ना हम सोलर बना रहे हैं, और वहां पर 60 रुपए यूनिट वाली महंगी बिजली आलमी मुआहिदात अपने ही मुल्क के जागीरदारों की बनाई हुई कंपनियों के साथ कर रहे हैं, डॉलर में अदायगी कर रहे हैं, कैपेसिटी के मुताबिक पैसे दे रहे हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट भी दे रहे हैं। हम ये सारी चीजें खत्म करके हम ये चाहते हैं कि जी हम इससे निकले, हमें ईरान से बिजली ठीक मिलती है तो हम वहां से लें, रूस से बिजली ठीक मिलती है तो वहां गैस और बिजली। तो इसलिए जमात इस्लामी मुल्क के मसाइल को हल भी पेश करती है, सिर्फ सदाए एहतजाज बुलंद नहीं करती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई नई हिकमत अमली के बारे में, नए अमीर के जहन के बारे में कुछ जमात के लोगों का क्या नुक्ता नजर बना है? कोई नई मीटिंग होगी, शूरा की होगी, दूसरे लोगों की होगी, और किस रुख को इख्तियार करेंगे? जाहिर है कि अभी आपको सेक्रेटरी जनरल जिसे कहते हैं कहीं भी मुकर्रर करना होगा अमीर को और सारी बातें करनी होगी। क्या नजर आता है कि कुछ रुख उनका समझ आना शुरू हुआ लोगों के कि नहीं आया अभी तक? ये पहले से ही हमारी तयशुदा थी शूरा की मीटिंग है, और आज सुबह से ये शूरा की मीटिंग जारी है। अच्छा। उन्होंने कयम के तौर पे अमीरुल अजीम साहब को ही अपने साथ मुंसलिक किया है, और वही हमारे पहले भी कयम थे और अब भी कयम चाहते हैं। बाकी जहां तक ताल्लुक है कि उनका शूरा में थोड़ी बहुत गुफ्तगू जारी भी है, और इसी तरह से हम इस बारे में कुछ कमेटी वर्क करेंगे ताकि आइंदा शूरा का इजलास 1 महीने बाद दोबारा करेंगे इसी टॉपिक पे। लेकिन उस वक्त तक वो कमेटी वर्क जो है वो हो जाएगा ताकि ये बात सीखी जाए कि हम अपना लाहे अमल, अपना एजेंडा, अपना प्रोग्राम उसको लेके कैसे चलते हैं। हमें किसी और की सदाए एहतजाज के अंदर आवाज नहीं मिलानी, बल्कि हम अपने डिजाइन के साथ चलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला लोग तवक्को करेंगे कि जमात इस्लामी ही हमारे मसाइल का हल है। बहुत शुक्रिया फरीद अहमद प्राचा साहब। एक सरसरी सी गुफ्तगू थी, लेकिन इस सरसरी सी गुफ्तगू में बहुत गहरी बातें भी आ गई हैं और समझ आ गया है कि जमात इस्लामी के अब इरादे क्या हैं, नीयत क्या है। दावत के पैगाम के साथ
वो सियासत को एक जोरदार तरीके से भी करना चाहते हैं। इसको देखते हैं कैसे अदा होती है। एक लेगेसी है जिसको लेकर हाफिज नईमुर रहमान साहब यहाँ आए हैं। देखिए इसका असर मुल्क की सियासत पर और मुल्क के मामला पर क्या पड़ता है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।